हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज पॉलिटी सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस 100 वन लाइनर्स क्वेश्चंस पॉलिटी के इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मान के चलना 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बिल्कुल बनने ही है। पहला टॉपिक है दोस्तों मूल अधिकार। आइए देख लेते हैं दोस्तों, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। ये है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। अब देखिए, इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो हमने किया है उसमें हमने सभी भागों और आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों, टॉपिक वाइज पॉलिटी सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो को देख लेना। पॉलिटी में मान के चलना 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे और बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में सभी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। तो ये है आपका भाग 3 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। तो ये बोला गया है भाग 3 को। अब देखो, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भाग 3 को किसने सबसे अलौकिक भाग बोला है। आंसर करोगे भीमराव अंबेडकर। भारत के मूल संविधान में मूल अधिकार कहाँ क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है मूल संविधान का हिस्सा। और बाकी देखो, मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए हैं सबको पता होगा, ये हैं आपके यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपातकाल की स्थिति में हो सकते हैं, कर्म करेगा देश का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है, यानी डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, अनुच्छेद 13 का संबंध बताइए। आंसर करोगे सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वालोकन। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपकी न्यायपालिका। बहुत रिपीट होता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो यह है दोस्तों उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है, तो यह है दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये क्या है दोस्तों, एक फंडामेंटल राइट है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति गारंटिड हैं, तो ये क्या है दोस्तों, भारतीय नागरिक और सर्वत्र। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, अभी डिस्कस कर लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, यानी देखो तो दोस्तों, जो देश का मेंबर नहीं होगा उसको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी विदेशियों के पास नहीं है। भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है दोस्तों, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है, सभी को पता होगा दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर यहाँ पर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो ये है आपका कानूनी अधिकार। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ये किया जाएगा आपका मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में मूल अधिकार अभी डिस्कस कर लिया है यूएसए। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्य को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका निर्णय का अधिकार किसके पास है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर संसद को। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निश्चित करना। कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा को गारंटी देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब देखो 4 से 5 आर्टिकल आएंगे, बिल्कुल रट लेना इनको, तो पूछे जाते हैं। यह है आपका आर्टिकल 14, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध करता है, ये दिया है आपका आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आर्टिकल 16। अगला है आपका अस्पृश्यता का अंत, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 17 में। अनुच्छेद 18 में किया गया है, तो ये क्या किया है दोस्तों, उपाधियों का अंत। नागरिक समता का आशय है, तो इसका आश्रय किससे है, कानून के समक्ष समता। स्वतंत्रता का अधिकार डायरेक्टली पूछ लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक क्या है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये दोनों ही क्रम से इंपॉर्टेंट है। ये है आपका 19 का क। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो शिक्षा का अधिकार है आपका आर्टिकल 21 के ए में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है दोस्तों। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको यहाँ पर किसी संविधान संशोधन द्वारा तो हटाया ही होगा, तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन है, तो ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपकी भाषण की स्वतंत्रता। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, ये है आपका संसद के पास। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है, तो ये काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, ये है आपके हेबियस कॉर्पस रिट्स।
किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो देखो कैदी से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं? अब तो ये देखो केंद्र शासित हो चुका है, ये होगा आपका जम्मू कश्मीर। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? डायरेक्टली पूछ लेंगे दोस्तों, ये है आपका परमादेश। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? इजी हो जाएगा, ये है आपको उच्चतम न्यायालय में। B.R. अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा बोला है? तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? तो ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अलावा देखो व्यापार वगैरह की स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं है यहाँ पर विदेशी नागरिकों को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड रहता है, आर्टिकल 25। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केवल और केवल संसद, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका केशवानंद भारती वाद में। कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। लेकिन देखो आज की स्थिति में तो मुझे लगता है नहीं कि दोस्तों आम नागरिक और जो ये VIP पर्सन्स हैं इनको यहाँ पर समानता दी जाती है, काफ़ी भेदभाव चलता है। किसी भी केस में आप उठा के देख लो, आप भी अपने रोजाना ही देखते रहते होगे न्यूज़ वगैरह। आगे चलते हैं। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या है? आपका आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आरक्षण के बारे में मामले में से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रयुक्त अभिव्यक्ति क्रीमी लेयर जिसके संदर्भ में क्या है? यह समाज के सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के विभाग जो आर्थिक रूप से अनंत, यानी आरक्षण की बात चल रही है। आगे चलते हैं। जीवन और स्वातंत्र्य का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है? साथ ही एक मूल अधिकार भी है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये है आपका शिक्षा का अधिकार। निवारण नज़रबंदी का अभिप्राय है किसी व्यक्ति का विचारण के बिना निरोध। चलते हैं आगे। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध निहित है, पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं ये सभी आर्टिकल्स। ये है आर्टिकल 23 में। किसी आयु तक के बच्चों को किस अनुच्छेद द्वारा किसी फैक्ट्री तथा कारखाने में नियुक्त करने की मनाही है, यानी मना है? यह है आपका आर्टिकल 24। और वर्ष देख लो आप, 14 वर्ष से कम वाली आयु को यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित आर्टिकल 29 और 30। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रट लो बिल्कुल। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को क्या मिला है? संवैधानिक दर्जा। कथन सत्य है। चलते हैं आगे। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सत्य है। भारत सरकार ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में रखा, देख लो कौन कौन है। ये यहाँ के मुस्लिम, सिख, बौद्ध तथा पारसी और जैन। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये देगा आपका भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? तो ये देखो दोस्तों, ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन है कितनी, कम है कितनी ज़्यादा है, उसके रेशियो के हिसाब से यहाँ पर मान्यता मिलेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है आपका आर्टिकल 32 से 35, हजारों बार हो चुका है रिपीट। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा ले लिया मैंने, राजभाषा कभी कभी बन जाता है एक मार्क्स का क्वेश्चन। भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि कौन सी है? देखो राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी। एक क्वेश्चन बार बार निकल के आता है कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? हिंदी को हमेशा किस में रखोगे? राजभाषा। राष्ट्र मत करके आना, राष्ट्र होता है गलत, राजभाषा अच्छे से सुन लीजिए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? काफ़ी रिपीटेड है, ये हिंदी में भी बनते रहता है क्वेश्चन। 1965। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा और लिपि का उल्लेख किया गया है? देखो हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वाले, भाग 17 और आर्टिकल 343। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? ये है आपका आर्टिकल 344 में। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो ये किया गया आपको 1955 में प्रथम। अगर राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ पूछेंगे? 1955। इसके अध्यक्ष पूछेंगे BG खैर। और इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाने के लिए बनता है। सिंपल गठन पूछेंगे 55, प्रतिवेदन पूछेंगे 1956 में। संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? देखो 8वीं अनुसूची है
22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी है देख लो। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम। बाकी आप सब इसको आराम से पढ़ लो। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है? यह है आपका आर्टिकल 345 में। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ से करेंगे हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप भी खुद ही देख लेना कि कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। पहला है आपका, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को बोला जाता है। तो ये बोलेंगे यहाँ पर शून्यकाल स्टार्ट कब होगा, 12 बजे, एंड यानी खत्म कब होगा, ये होगा 1 बजे। चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया, ये कब तक चलता है, यह मतलब ये जो शून्यकाल है ये कब तक चलेगा आपका, ये चलेगा 1 बजे तक, 12 से 1 यानी 1 घंटे का टाइम है इसका। किसके द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है? तो ये है आपका सदन के स्थगन द्वारा। यह समय कितना हो सकता है? तो देखो ये कितना हो सकता है आपको, घंटे, दिन, सप्ताह। ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं लग रहा है, इसमें 2-3 मिल जाएंगे आपको अन्ना ऑप्शन। किस सदन का विघटन हो सकता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन बिल्कुल हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ लो, बनता है क्वेश्चन भी। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें क्या कहेंगे, उसे बोलोगे आप तारांकित प्रश्न। ये शब्दावलियाँ हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा? तो आप सभी को पता होगा संसद में बहस होती है, आजकल तो वैसे बहस ही होती है, बात तो होती है नहीं। आगे चलते हैं। इन प्रश्नों को अन्य प्रश्नों से किस प्रकार भेद किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा आपका तारा लगाकर। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें क्या बोलेंगे, उसको आप बोलोगे अतारांकित प्रश्न। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उसको क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे अल्प सूचना प्रश्न। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। चलते हैं आगे। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? अब इसका मतलब क्या है, स्थगन प्रस्ताव नोट कर लो, बिल्कुल बन सकता है। कम से कम यहाँ पे 50 मेंबर्स की यहाँ पर स्वीकृति होनी चाहिए। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सिंचित निधि का प्रावधान है? हजारों बार रिपीटेड है, आर्टिकल 266। संचित निधि से धन किन मांगों द्वारा व्यय किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा आपका संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है उसे रखा जाता है, उसे रखा जाएगा आपका संचित निधि में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग आदि के वेतन भत्ते किस पर आधारित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों में से कोई भी नाम उठा के दे देंगे, पूछेंगे बताओ उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता किस में निहित है? ये है आपका संचित निधि के ऊपर। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आर्टिकल 267। देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमने हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है। हिस्ट्री भी मान के चलना 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं, तो अच्छे से हिस्ट्री को भी आप कवर करके जाना। देखो दोस्तों, वीडियो का एग्जाम है, देखो 20 तो हिंदी है, कॉमन है, हिंदी की सीरीज़ भी करते हैं। आजकल वीडियो आ नहीं रही दोस्तों, थोड़ा सी टाइम की यहाँ पर कमी हो चुकी है, तो अब 1-2 दिन बाद हिंदी को भी दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। देखो 20 मार्क्स की हिंदी आएगी आपकी, 40 उत्तराखंड, 40 आएगी जीएस। अब इस जीएस में 40 में से आप ये मान के चलना कि लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपके रीजनिंग प्लस कंप्यूटर यहाँ पर कवर कर लेगा। तो अब देखो आपके पास बचे हैं यहाँ पर 30 नंबर। अब 30 नंबर में से इतना मान के चलना 18 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर हिस्ट्री प्लस पॉलिटी ये दोनों कवर करेगा। बाकी जो 12 मार्क्स हैं इसमें आएगी ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 करंट अफेयर्स बनते हैं, इकोनॉमी के भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो 2 पार्ट में इकोनॉमी को पूरी कवर करवा दूंगा मैं ऐसे ही। बाकी ये जो ज्योग्राफी है इसको हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी मैं आपको यहाँ पर मैटर को PDF के माध्यम से वहाँ पर डाल दूंगा। तो बस मेन फोकस रखना आप हिस्ट्री और पॉलिटी के ऊपर। हिस्ट्री कवर कर ली है, टॉपिक वाइज हिस्ट्री में जाकर जरूर देख लेना। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब हुई? बन सकता है 1953 के बाद। इसका मुख्य उद्देश्य यानी ये अल्पकालीन चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग किस विधेयक में शामिल होती है? यह है आपका विनियोग विधेयक।
भारत की संचित निधियों में से धन किस विधेयक के अधीन निकाला जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका विनियोग विधेयक। संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है? काफ़ी बनता है आर्टिकल 112। चलते हैं आगे। सामान्यतः वित्त विधेयक किस विधेयक को कहते हैं? तो जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? रिपीटेड है क्वेश्चन, अच्छे से देख लो। लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार के धन से संबद्ध विधेयक को क्या बोलोगे? तो इसको बोलेंगे यहाँ पर धन विधेयक। आगे चलते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को उल्लेखित किया गया है? तो देख लो, ये अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में, और इसके उपखंड हैं आपके क से 6 तक। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा केवल और केवल लोकसभा में। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका धन विधेयक। बजट सत्र कब आरंभ होता है? रट लो इसको भी, आ सकता है फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को। ये सोमवार याद कर लेना। कौन से सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है? तो ये सब किस में होगा आपका? जब बजट सत्र चल रहा होगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि बताइए मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? आंसर करोगे लोकसभा, आर्टिकल करोगे 75 के थर्ड में। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को बोला जाता है? तो ये बोलोगे कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदन में किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये रखा जाएगा विपक्षी दल के किसी भी सदस्य के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? ये है आपका 50। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के कितने दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर देखो 10 दिनों के अंतर्गत यहाँ पर चर्चा होना जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव किस प्रकार का प्रस्ताव है? ये है आपका मूल प्रस्ताव। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाएगा स्थानापन्न प्रस्ताव। जो प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनुषंगी प्रस्ताव। देख लो, मैं तो कह रहा हूँ इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ से, क्योंकि ये जो शब्दावलियाँ हैं काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। चलते हैं आगे। किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो ये है आपका प्रतिस्थापन प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये है संशोधन प्रस्ताव। जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय निहित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलोगे आप अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। अध्यादेश क्या होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों? आसान है बिल्कुल। राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित यहाँ पर प्रख्यान करते हैं। मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव जारी होता है? यह है आपका निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? ये करेगा आपका यहाँ पर अध्यक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों पर किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? तो ये होगी आपकी धन्यवाद प्रस्ताव पर। यह चर्चा किसके द्वारा आरंभ होगी? ये होगी प्रस्तावक के द्वारा। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये लाया जाएगा आपका विश्वास प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या सिद्ध करना होता है? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर सदन का बहुमत उनके साथ है। सदन में आगे के स्थान किसके लिए आरक्षित होते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो संसदीय सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री होते हैं और विरोधी दल के नेता। पीछे बैठने वाले सदस्यों को देखो, स्कूल में भी जो पीछे बैठता है उसे बोलते हैं बैक बेंचर, यहाँ पर भी बोलेंगे बैक बेंचर। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाए उसे बोलोगे आप गुलेटिन। अभी अगला इंपॉर्टेंट है जो कैकस है, इसको नोट कर लो। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को बोला जाता है, इसको बोलोगे आप काकस। आगे चलते हैं। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में किस प्रकार की संसद की रचना होती है? डेफिनेशन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। यह आपकी त्रिशंकु संसद। कौन से अधिनियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर
तुरंत अकल्पनिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह आपका नियम 193। और ये नियम कब बना पूछेंगे, 1953 में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके प्राप्त है, यह है आपकी न्यायपालिका को। चलते हैं आगे। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो यह है यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं उसको बोलोगे आप दबाव समूह। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या बोलोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर पुंग सत्र, इंग्लिश में लेमडक सेशन। यह व्यवस्था किस देश में है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे दोस्तों, ये लेमडक सेशन किस देश में है, ये है आपका केवल अमेरिका में। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये होगी दोस्तों व्हिप बोला जाता है, यानी सचेतक को। सचेतक के कार्य निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्यों के विरुद्ध किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, तो ये की जाएगी आपकी दल बदल कानून के अंतर्गत। अनुसूची पूछ लेंगे, ये है आपकी 10, अनुसूची 11 है आपकी यहाँ पर पंचायती राज से, अनुसूची 12 है यहाँ पर आपकी नगर पालिकाओं से। ये सभी अनुसूचियाँ भी हमने कर ली हैं कवर। और ये लास्ट टॉपिक है आज का, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग। देखो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन से अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इस आयोग की स्थापना पूछेंगे 1926। इसकी स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश कब की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है 1924 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हजारों बार रिपीटेड है, आई होप सबको पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति ये भी राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान संख्या पूछेंगे 10 करके आओगे। संघ लोक सेवा अध्यक्ष या फिर सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, ये की जाएगी 6 वर्षों के लिए। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको, ये 65 वर्ष यहाँ पर अधिकतम होनी चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देखो राज्य में वही काम है जो देश में राष्ट्रपति का है, यानी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, देखो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक। और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है, ये है आपका आर्टिकल 117 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम, इसके अलावा संविधान संशोधनों को सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।